नमस्कार। आज हम काशीनाथ सिंह की एक बहुत ही कमाल की और दिल को छू लेने वाली कहानी एक बूढ़े का आगमन की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये कहानी असल में हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं और कैसे शहर और गांव की दुनिया एक दूसरे से कितनी कितनी अलग हो सकती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर अतीत, जिसे आप बहुत पीछे छोड़ आए हैं, अचानक एक दिन आपके दरवाजे पर खड़ा हो। यही वो सवाल है जो इस कहानी की एकदम जड़ में है, और यही सवाल हमें कहानी के मुख्य किरदार के अंदर चल रहे संघर्ष से सीधा जोड़ता है। तो चलिए इस कहानी को और करीब से समझते हैं। कहानी के सेंटर में है देवनाथ, जो अपने शहरी मॉडर्न लाइफ में एकदम खुश हैं, बिजी हैं। लेकिन फिर एक दिन अतीत से आई एक जानी पहचानी आवाज उनकी इस सुकून भरी दुनिया में एक भूचाल ला देती है। होता यह है कि देवनाथ की पहली प्रतिक्रिया ही होती है भागने की। वो उस आवाज से बचना चाहता है। ये दिखाता है कि वो कितना ज्यादा घबराया हुआ है कि कहीं उसका गांव, उसका अतीत उसके आज पर आकर हावी ना हो जाए। तो वो क्या करता है, फौरन एक गली पकड़ता है और घर की तरफ भागता है। घर पहुंचते ही देवनाथ की घबराहट साफ साफ दिखती है। वो हाँपते हुए अपनी पत्नी आशा से सबसे पहली बात क्या कहता है, झूठ बोल दो। ये दिखाता है कि वो उस मेहमान का सामना करने से किस कदर डर रहा है। लेकिन अगले ही पल उसका मन बदल जाता है। नहीं, बीमार नहीं, कह देना बाहर गए हैं। उसकी ये बेचैनी, ये बदलते हुए बहाने इस बात का पक्का सबूत हैं कि इस अनचाहे मेहमान के आने की सिर्फ आहट नहीं, उसके मन में कैसी उथल-पुथल मचा दी है। और फिर दरवाजा खटखटाया जाता है। सामने खड़े हैं बिंचू बाबा और उनके साथ है वो गगरा। ये सिर्फ एक मिट्टी का बर्तन नहीं है, नहीं, ये तो गांव की परंपराओं, वहां की मिट्टी की खुशबू और उस सच्चे सीधे सादे प्यार का प्रतीक है जिसे वो अपने साथ लेकर आए हैं। तो बाबा घर के अंदर आ तो गए, अब देखते हैं कि उनके आने का तुरंत क्या असर होता है। देवनाथ के घर में एक तरफ से भौतिक और दूसरी तरफ से सांस्कृतिक, दोनों तरह के टकराव की एक लहर सी उठ जाती है। सोचिए, एकदम साफ सफेद चादर और उस पर बाबा के मिट्टी से सने पैर। यह सिर्फ एक चादर का गंदा होना नहीं है, एक बहुत बड़ा प्रतीक है। देवनाथ की साफ सुथरी सजी सजाई शहरी दुनिया में गांव की मिट्टी से भरी असली दुनिया का एक दखल है ये। अब फिर एक के बाद एक छोटी छोटी घटनाएं शुरू होती हैं। फर्श पर पानी फैल जाता है। बच्चे डर और हैरानी से बाबा को घूरते हैं, और बाबा का वो बिना किसी बनावट के ऊंची आवाज वाला प्यार, वो देवनाथ के शांत नपे तुले घर के नियमों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। ये सब मिलकर दो अलग अलग दुनियाओं के बीच के तनाव को और गहरा कर देते हैं। अब ये टकराव सिर्फ घर की साफ सफाई या तौर तरीकों तक नहीं रहता। अब कहानी और गहरे मुद्दों की ओर बढ़ती है। यहां मूल्यों का टकराव है, उम्मीदों का टकराव है। यहां पर इन दो दुनियाओं का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, एक तरफ है बाबा का सच्चा प्यार, जो गन्ने के मीठे रस जैसा असली है, और दूसरी तरफ है देवनाथ की शहरी दुनिया, जो उस प्लास्टिक के फूल की तरह है। देखने में तो सुंदर है, पर उसमें ना तो कोई खुशबू है और ना ही कोई जान। और फिर आता है कहानी का शायद सबसे दिल दुखाने वाला पल, जब देवनाथ बाबा से उनके आने का मतलब पूछता है, तो बाबा का ये जवाब पूरे संघर्ष को एक सवाल में लाकर खड़ा कर देता है। रिश्ते मतलब से नहीं, जुड़ाव से चलते हैं। ये एक ऐसी बात है जो देवनाथ शायद भूल चुका है। बाबा उस प्लास्टिक के फूल को देखकर बड़े हैरान होते हैं, जो ना कभी मुरझाता है ना कभी खिलता है। असल में ये फूल देवनाथ के आधुनिक जीवन का एक सटीक प्रतीक है। बाहर से बहुत आकर्षक, लेकिन अंदर से खोखला और बनावटी। तो अब कहानी देवनाथ के अंदर चल रहे संघर्ष की ओर मुड़ती है। बाबा की मौजूदगी अब उसके लिए एक प्रॉब्लम बन चुकी है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एक बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही चालाकी भरा रास्ता चुनता है। और यहीं पर बाबा के आने का असली कारण सामने आता है। वो बीमार हैं और उन्हें अपने भतीजे पर पूरा भरोसा है कि वो शहर में उनका अच्छा इलाज करवा देगा। अब देवनाथ कर्तव्य और अपनी सहूलियत के बीच बुरी तरह फंस गया है। यहां देवनाथ बाबा को सीधे सीधे जाने के लिए नहीं कहता, वो चालाकी से काम लेता है। वो एक पूरा नाटक रचता है। अपने डॉक्टर दोस्त के साथ मिलकर एक झूठी मेडिकल जांच का नाटक करता है, ताकि बाबा को लगे कि वो ठीक हैं और वो खुद ही चले जाएं और देवनाथ को बुरा भी ना बनना पड़े। और ये वो झूठ है जो सब कुछ बदल देता है। देवनाथ बड़ी आसानी से बाबा को यकीन दिला देता है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है, और बेचारे भोले भाले बाबा उसकी बात पर पूरा विश्वास कर लेते हैं। धोखे का मंच सज चुका है
और अब कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ की तरफ बढ़ती है जब बाबा जाने की तैयारी करते हैं। और यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। बाबा खुशी के आंसू रो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके भतीजे ने उन्हें एक नई जिंदगी दे दी है। वो देवनाथ को याद दिलाते हैं कि वो उसे बचपन से कितना प्यार करते आए हैं, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि ये सब एक धोखा है, एक झूठ है। नीचे जहां बाबा का सच्चा प्यार आंसुओं में बह रहा है, वहीं ऊपर की मंजिल पर एक बहुत ठंडी और कठोर सच्चाई सामने आती है। बाबा का लाया हुआ प्यार भरा तोहफा, गन्ने का रस, नाली में फेंक दिया जाता है और उनकी मौजूदगी को पूरी तरह से नकार दिया जाता है। कहानी का वो सबसे जरूरी प्रतीक, वो गगरा, अब नाली के पास अकेला और खाली पड़ा है। ये सिर्फ एक बर्तन नहीं है, ये उस परंपरा, उस प्यार और उस रिश्ते का प्रतीक है जिसे शहर की भागदौड़ में ठुकरा दिया गया है। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए देवनाथ को अपराध बोध होता है। उस खाली बर्तन को देखकर उसे अपना बीता हुआ कल याद आता है। वो खेत, वो बचपन और वो सीधा साधा जीवन जो अब कहीं खो चुका है। लेकिन अफसोस, अपराध बोध का ये पल बहुत छोटा होता है। देवनाथ जल्दी ही खुद को समझा लेता है। वो अपने अतीत और उससे जुड़े रिश्तों को बेमतलब का मानकर झटक देता है और अपनी आधुनिक, सुविधाजनक जिंदगी को ही चुनता है। और कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। तरक्की की इस दौड़ में, इस गांव से शहर तक के सफर में हम सब पीछे क्या-क्या छोड़ आते हैं? क्या वो रिश्ते हैं, हमारी परंपराएं हैं, या शायद खुद अपनी पहचान का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।